तो विद्यार्थियों, आज हम आए हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का हल का भाग 1 लेकर। इसमें हम आपके 1 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका और कुछ न्यूमेरिकल्स जो आए थे उनका हल इसमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो नए हैं चैनल पर, वो पढ़ते रहने के लिए आप इस बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जल्दी से नए वीडियो जब भी बने तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पूछा है। तो देखें, आप तार का विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आपको पता है कि जो तार का पदार्थ होता है, एकांक, इसमें अपन ने कहा था कि एकांक द्रव्यमान की जो प्रतिरोध है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे थे। तो यहाँ पे पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उनमें से ये है तार के पदार्थ पर। ये इसका सही उत्तर है इनमें से, क्योंकि इसका जब आपने एनालिसिस किया था तो इसका जो था रो एल अपॉन ए आ रहा था, जहाँ एल लंबाई है और ए क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का। तो उस कारण से आपको और भी मान आपको देखने मिल रहा है, लेकिन वो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर जो है वो तार का पदार्थ ही है। दूसरा था, एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यही न्यूनतम आवेश भी होता है। चलिए, अगला प्रश्न था, एक संधारित्र की धारिता को Q आवेश दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो हमने संधारित्र की ऊर्जा के लिए 3 सूत्र देखे थे। एक तो था 1/2 CV², और वहाँ पे C बराबर Q/V का मान रख के हमने ये 1/2 Q² निकाला था। चलिए, अगला प्रश्न था कि एक एल लंबाई के पतले दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा M है, और इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। मतलब इसको मोड़ के अर्धवृत्त बना दिया है। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसका उत्तर है M/L है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें बाकी के ऑप्शन जो है ये 2L क्या है, लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो इसका तो सही उत्तर आप देख लेंगे कि इसका जो उत्तर है कि लंबाई बदलने पर M का मान बदलेगा। जैसे ही आपकी लंबाई बदलेगी चुंबक की तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें M सभी में है, लेकिन ये देखिए यहाँ बढ़ रहा है चौथे में, तो बढ़ेगा तो नहीं, तो ये चौथा तो कैंसिल ही हो जाएगा। और M ऑलरेडी है, अब लंबाई बदल रही है तो M तो बदलेगा। तो पहला चौथा कैंसिल, अब बचे हमारे पास दूसरा और तीसरा। तो इसमें देखें, इनमें से अगर यहाँ 2L होता है तो 2L मतलब प्रभावी लंबाई है। अब उसकी प्रभावी लंबाई कितनी बन रही है ना। तो दोनों ध्रुवों के बीच की जो भी दूरी रहेगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई M/I हो रहा है। तो जो मैंने बुक में, आपकी NCERT की बुक में देखा, उसमें ये था कि मतलब उसकी जो जो आघूर्ण है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर उसकी लंबाई आपकी कम होती जाएगी तो M का मान भी कम होता जाएगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद में है, एक धातु की सतह पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के फोटोन आपतित हो रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉनों की आपको गतिज ऊर्जा दी हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे कहा है कि इसका जो निरोधी विभव है वह ज्ञात करना है। तो हमने इसको देखें तो ये सूत्र होता है के मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वह है ई भी 0, जहाँ पर ये जो V0 है वह निरोधी विभव है। तो के मैक्सिमम इक्वल EV0। अब आपको देखें यहाँ पे दिया हुआ है अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो है इस दिया हुआ है कि इस पर इतनी ऊर्जा के जो है सतह पर फोटोन आपतित हो रहे हैं। इसका कहीं पे इसमें उपयोग होना नहीं है, क्योंकि हमने इसके गुण पढ़े थे कि जो उत्पन्न या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करते हैं उसके अनुसार। तो ठीक है, यस के बराबर EV0 से हमने V0 बराबर के मैक्सिमम बटे ई निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें के का मान दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 है ना, और ई मतलब ये है 1.6 10⁻⁻⁹ और ई का मान भी ये 1.6 10⁻⁻⁹, ये दोनों कैंसिल हुए, आंसर सिर्फ बच रहा हमारा 4 और भी मतलब वोल्टेज। तो इसका आंसर आपका आ जाता है 4 वोल्ट। इसके बाद में है कि एक संधारित्र है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसका ये है, वहाँ से पूछा है, और जब शुद्ध केवल संधारित्र लगा है परिपथ में और सोर्स के साथ में, तो उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कितना कलांतर होता है, तो इसका उत्तर है π/2। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि खाली स्थान दिए हुए हैं और उनको हमें भरना है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है, गतिशीलता का SI मात्रक मीटर वर्ग प्रति वोल्ट सेकंड होता है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विस्थापन धारा उत्पन्न करता है, जल के भीतर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है, एक अवतल लेंस की भांति, और अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, है ना, और हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन स्पेक्ट्रमी श्रेणी पूर्णतः पराबैंगनी भाग में आती है। तो कहा था कि पराबैंगनी, तो पराबैंगनी में आती है लाइमन। इसके बाद है सत्य असत्य। सत्य असत्य में देखें आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब देखो हमने ये जो अभी इसके पहले भी एक प्रश्न था जो अभी हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, उसमें भी वही था कि निर्भर किस पे करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ये जो है जो बताया है ये यहाँ पर गलत है, और इसका अगर आता कि तीव्रता पर निर्भर करती है तो सही होता। दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है। तो देखिए आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का मात्रक। अभी पिछले भी उसमें प्रश्न में भी हमने ईवी मतलब ऊर्जा दिया ही था। ठीक, गतिमान कण के साथ में तरंग संबद्ध होती है। ये आपका तरंग की द्वितीय प्रकृति वाले अध्याय से एक सवाल है कि होती है, तो ये सही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि कक्षा की ऊर्जा जो है वो निश्चित होती है ना, और पूर्णांक में होती है। अपन ने बोर के मॉडल में देखा था, उसके अभिग्रहित में देखा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रह सकते हैं जिनको जो है H/2π की गुणक होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चंद श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में आती है, हाँ आती है। ठीक है, तो ये शुरू के 2 गलत हैं और बाद के 3 सही है। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाइए। तो इसमें आप देखें स्नेल का नियम अपन ने पढ़ा है अपवर्तन के लिए, तो ये अपवर्तन इसका सामने बिल्कुल सामने आप ऊपर लिख देंगे। फिर उसके बाद में परावर्तक दूरदर्शी, तो परावर्तक दूरदर्शी कौन सी है, कैसेग्रेन दूरदर्शी, तो इसको हम इसके सामने लिख देंगे। फिर व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग किसने किया था, तो हमने देखो नाम ही उसका यंग का द्विस्लिट प्रयोग, तो हम थॉमस यंग, ये इसके सामने लिख देंगे।
प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो हम इसके सामने लिखेंगे। समतल तरंगाग्र में क्या होता है? ये अनंत पर प्रकाश स्रोत। अब समतल तरंगाग्र जो बनता है उसमें हमें करना क्या पड़ता है? समांतर किरणें आती हैं और फिर हम उनको जो है तरंगिकाओं की तरह उसको जो हमने पढ़ा था तरंगिका वाले अध्याय में तरंगाग्र में, तो आप फिर से देख लेना। फिर उसके बाद में है प्रेरकीय प्रतिघात मतलब एल हो जहाँ पर, तो एल यानी एक्स एल बराबर ओमेगा एल, तो ये इसकी सामने ये लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये सारी जोड़ियाँ बन जाती हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक शब्द और एक वाक्य में देखिए, अनुनाद की दशा में श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है या न्यूनतम होती है? अब यहाँ पर मैक्सिमम होता है। अपन ने देखा था कि अनुनाद की स्थिति कब होती है? जब एल और सी के मान बराबर होते हैं, और जब एल और सी के मान बराबर होते हैं तो आर प्रभावी होगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा? ओम का नियम, यानी वो परिपथ एक ओमीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा और उस समय पे अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। ठीक, अगला है एम्पियर के परिपथी नियम का जो है गणितीय रूप लिखना था। तो ये होता है एम्पियर के परिपथी नियम का गणितीय रूप। जो बंद परिपथ है उसमें बी डी एल समाकलन म्यू जीरो आई प्लस आई डी, जहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र, डी एल क्या है? आपके चालक की लंबाई, म्यू जीरो आई और आई डी। अब म्यू जीरो कहलाता है चुंबकीय नियतांक है ये, जैसे एप्सिलॉन जीरो होता है विद्युतशीलता, ये होती है चुंबकनशीलता। आई धारा और आई डी विस्थापन धारा होती है। किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय आघूर्ण हमने चुंबक में देखा कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आघूर्ण का जो है वो दिशा होती है। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो इसमें है गामा किरणें, यानी जो गामा तरंग होती है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बाकी तरंगों की फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर आपतित अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? तो इसकी एक ही स्थिति है जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है। चलिए अगले, अब न्यूमेरिकल प्रश्न देखें आप। तो न्यूमेरिकल प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया है कि 100 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है? तो इसके लिए हमें सूत्र का उपयोग करना है U बराबर 1/2 Li² का। तो अब देखें प्रश्न में L का मान दिया हुआ है 100 हेनरी और I का मान दिया है 4 एम्पियर। तो हम इस सूत्र में वो मान रख देते हैं। तो L 100 है और I 4 है, तो 4 का वर्ग, I² की जगह 4 का वर्ग होगा 16, और 16 से हमने 2 को इसको काटा तो 8 बचा, और 8 का गुणा यहाँ पे, तो उत्तर मिला हमें 800 जूल। ऊर्जा पूछी थी, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो एक ये न्यूमेरिकल हो गया। अगला न्यूमेरिकल पूछा था आपसे कि 7.5 मेगाहर्ट्ज और 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगा? तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी, यानी फ्रिक्वेंसी में दिया हुआ है और आपसे तरंग दैर्ध्य पूछ रहे हैं। तो हम इसके लिए देखो चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र है, इससे c बराबर लैम्डा बटे टी, दूरी मतलब लैम्डा, एक चक्र कितनी, एक चक्र में कितनी जितनी दूरी होगी तरंग की वो लैम्डा है, और आवर्तकाल इससे हम 1/t से न्यू निकाल लेंगे। 1/t इक्वल होता है न्यू यानी आवृत्ति, तो c बराबर मिल गया लैम्डा न्यू, तो इससे हमें लैम्डा बराबर मिल जाएगा c बटे न्यू। ठीक है, अब c मतलब प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल का मान यहाँ पे रख देंगे। अब देखो दो यहाँ पर आवृत्तियाँ इनने दी हुई हैं, एक तो है 7.5 मेगाहर्ट्ज और एक है 12 मेगा। तो सबसे पहले हम लैम्डा 1 7.5 को ले और 12 को लैम्डा 2 ले लेंगे। तो इनके लिए हल कर रहे हैं, सबसे पहले 7.5 m के लिए हल करते हैं। तो m यहाँ m मतलब है 10 पे 6 की घात। तो देखो c बराबर 3 × 10 पे 8 की घात मीटर
प्रति सेकंड, और न्यू वन बराबर 7.5 इंटू 10⁻6। अब ये है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 1/t, यानी आवर्तकाल का, तो प्रति सेकंड, ये हमने बटे s लिखा है, यानी प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड दोनों के कैंसिल, सिर्फ m बचेगा यहाँ पर। और ये नीचे है 10 पे 6 की घात, ऊपर है 10 पे 8 की घात, तो ये 6 ऊपर की कैंसिल, ऊपर बची सिर्फ 2 घातें। ठीक है, तो यानी 100 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा। नीचे बचा था 7.5। ये इसको हल करने पर हमें 300 बटे 7.5, और इसको जब काटोगे आप तो 7 के दूने 15, और 4 बार करेंगे तो 30, तो 30 यानी 4 और 1 शून्य, ये तो हमें लैम्डा 1 का मान मिल गया यहाँ पर 40 मीटर। इसी तरीके से हमने दूसरी फ्रिक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज के लिए हल किया, तो c बटे न्यू2, अब प्रकाश की चाल, और ये है न्यू2 का मान, और 3/12 है तो 1/4 हो गया, और इनको हल कर गया, वैसे किया तो ये 100 था। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करने पे 25 मीटर मिल गया। तो हमें बैंड मिल गया कितना? 40 मीटर से 25 मीटर तरंग दैर्घ्य का बैंड मिल गया, जो इन फ्रिक्वेंसी के बीच में आता है। ठीक, फिर अगला प्रश्न था आपका कि जो है वायु में एक प्रकाश तरंग है, उसकी तरंग दैर्घ्य दी हुई है, ये वापस आओ, ये है ना, उसकी वायु में तरंग दैर्घ्य दी हुई है, और ये जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश किरण वह वायु से जल में प्रवेश कर रही है या अपवर्तित हो रही है, तो उस समय हमें जल में हमें प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसकी, मतलब प्रकाश जो जा रहा है तरंग, उसकी तरंग दैर्घ्य निकालनी, आवृत्ति निकालनी, और जल में चाल निकालनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और लैम्डा का मान इनने दे दिया है 589 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻9 मीटर। और अभी हमने सूत्र पढ़ा है आवृत्ति का, न्यू बराबर लैम्डा c बटे लैम्डा। तो इससे हम अब आवृत्ति निकाल ले रहे हैं। जस्ट पहले ही सवाल में इसका उपयोग किया था इसी सूत्र का। ठीक है, तो उसी सूत्र से हम ये उपयोग करके यहाँ पर c का मान रखा और लैम्डा का मान रखा। जो चीज़ कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे है, नीचे है 3 अंक में 589 और ऊपर है अकेला 3, तो हमने 3 को सबसे पहले इसके यहाँ पे 3000 बना दिया। 10⁸ थी तो इसमें से 3 शून्य इसके पीछे लगा दिए, और अब यहाँ बची 10⁵ तो ये लिख दिया। और नीचे देखो 589 है, और नीचे 10⁹ थी ऋण की, तो जब ये हर से अंश में आएगी तो ऋण की घात ऊपर हो गई धन की। ठीक है, तो ये देखें आप, नैनोमीटर ये दूरी है, और ऊपर भी क्या था? मीटर प्रति सेकंड। तो ये m से m ये कैंसिल हो गया था, बचा था सिर्फ हमारे पास पर सेकंड, 1/s मतलब सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पे 5.09 मिल जाएगा इसको काटने से, है ना। और ये 10⁵ और 10⁹ हो गई 10⁴ और 1/s मतलब हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी का हो गया, प्रति सेकंड मतलब हर्ट्ज। तो इस तरीके से ये न्यू का मान हमें प्राप्त हो गया। चलिए, उसके बाद में हमें निकालना है प्रकाश का वेग, यानी जल में जो प्रकाश पहुंच रहा है तो उसका वेग कितना होगा। तो वेग क्या कहलाएगा? यहाँ अपवर्तनांक बराबर c, यानी दो माध्यमों के वेग का जो अनुपात होता है वह अपवर्तनांक होता है, ये हमने देखा। तो प्रकाश में चाल c है, इसकी जो है वायु में चाल c है प्रकाश की, और जल में हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, और अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो इस सूत्र में हम इससे v को यहाँ ले आएंगे म्यू की जगह, और म्यू को यहाँ नीचे ले आएंगे, तो हमें v बराबर c बटे म्यू मिल जाएगा।
ठीक है। म्यू का मान प्रश्न में दिया था 1.33 और सी का मान हमें मालूम है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 3/1.33 ये इसको सॉल्व करने पे 2.25 आ जाएगा। बाकी ये जो कहते हैं हम मीटर पर सेकंड। तो अब ये हमें जल में प्रकाश का वेग मिल गया। अब हमें निकालना है लैम्डा का मान, यानी कि पहले जो तरंग आ रही थी जितनी उसकी तरंग दैर्घ्य थी, अब जब दूसरे माध्यम में गई तो क्या तरंग दैर्घ्य हो गई। तो ये देखें आप, दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य और मतलब जो अपवर्तनांक का एक और सूत्र हमने निकाला था कि दोनों माध्यमों में तरंग दैर्ध्यों के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो उस सूत्र से हमें यहाँ पर ये एक दूसरे की जगह चेंज कर देंगे। तो दूसरे माध्यम में जो तरंग दैर्घ्य है वो पहले माध्यम की तरंग दैर्घ्य बटे अपवर्तनांक। तो ये देखें 589 × 10⁹ मीटर और ये म्यू का मान। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, आप मैथमेटिक कैलकुलेटर से कर लें या सुविधा जैसे भी हो उसको आप हल करेंगे, तो ये हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, फिर अगला एक न्यूमेरिकल पूछा था कि एक वृत्ताकार कुंडली है, उसमें 100 फेरे हैं और कुंडली की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसमें 0.4 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो अब देखें यहाँ दिया है ये फेरे दिए हुए हैं और इसमें कहा है कि आप बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप कि एक सूत्र इसका हमें उपयोग करना है। ये सूत्र है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का B बराबर μ0 Ni/2r। तो यहाँ पे आप देखें कि μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ n का मान 100 दिया ही हुआ है और I का मान 0.4 दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने। 2 और R का मान कितना था 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हमने बदला मीटर में, तो ये हो गया 8 × 10⁻⁻2, ये मीटर में बदल गया। और B का मान, अब ये यूनिट बन जाएगी टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसका टेस्ला मात्रक होता है। अब इसको हमने हल कर दें, इसको हल करें, देखो 4 और ये 4 10 पे ऋण 7 की घात ज्यों के त्यों लिखा है। 100 को हमने 10 पे 2 की घात में बदल दिया और ये 0.4 को हमने 4 × 10⁻⁻1 हमने ये दशमलव पीछे सरकाया तो इसके साथ गुणा में आ गया 10 पे ऋण 1 की घात और नीचे का 2 × 8 × 10⁻⁻2 ज्यों का त्यों लिखा। अब देखें ऊपर की घातें और नीचे की घातें, इनको हम कर दें और यहाँ ऊपर जो 4 है 4 और ये वाला 4, 4 4 गुणा 16 और 8 और 2 गुणा 16, तो ये ऊपर के और नीचे के 16 कैंसिल हो गए। अब देखें ऊपर 10 पे 2 की घात है और 10 पे ऋण 7 की घात, तो ये 2 घात यहाँ से कम हुई तो ऋण 5 की घात, ऋण 5 की घात और एक ये ऋण 1 की घात तो हो गई ऋण 6 की घात और नीचे थी 10 पे ऋण 2 की घात, है ना। तो ये जब 2 की घात नीचे वाली ऊपर जाएगी तो धन की हो जाएगी, तो -6 में से धन के 2 घट गए तो बचेंगी ऋण की 4 घात, तो ये है 10 पे ऋण 4 की घात और यहाँ साथ में चल रहा था पाई, ये पाई है ना, तो ये पाई रहा और यूनिट है इसकी टेस्ला। तो इस प्रकार अगर हम पाई का मान जो है 3.14 रख देते हैं तो 3.14 गुणा 10 पे ऋण 4 की घात टेस्ला, ये निकल आता है हमारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी भी होती है। चलिए, अगला प्रश्न था कि एक आधा मीटर लंबाई की परिनालिका है और उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसमें फेरों की संख्या 500 है और 5 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है, तो हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अब ये देखो कहा है परिनालिका है, तो परिनालिका के लिए हमने जब डेरिवेशन किया था, सूत्र की उत्पत्ति करी थी, तो इसके लिए ये सूत्र B बराबर μ0 Ni निकाला था, है ना।
तो यहाँ पे देखें फेरों की संख्या कैपिटल एन ने 500 दी थी, और अब हम प्रति एकांक लंबाई में सबसे पहले तो फेरों की संख्या निकाल लेंगे। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, कुल फेरे बटे कुंडली की लंबाई। तो फेरे हैं 500 और कुंडली की जो लंबाई है आधा मीटर है, तो हमने भाग दिया। तो इससे हमें प्रति एकांक लंबाई यानी 1 मीटर में फेरों की संख्या कितनी मिल गई, 1000 होगी। तो अब हम यहाँ सूत्र में एन की जगह 1000 रखेंगे। तो म्यू जीरो का मान अभी हमने देखा था कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। एन का मान 1000 मिल गया, और आई का मान 5 एम्पियर था तो 5 रख दिया। अब ये बी का मान हमें मालूम है कि टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, तो हमने यहाँ पे इनसे मात्रक टेस्ला प्राप्त किया, है ना, इन्हीं से बन जाएगा। अब इसके बाद में ये देखो 4 और 5 का गुणा 20, और यहाँ देखो पाई को ज्यों को त्यों रखा, 10 पे ऋण 7 की घात, और 10 पे ये देखो 3 की घात, 3 शून्य है तो 3 की घात, तो ये 3 की घात यहाँ लिख दी। 10 में 3 में से ये 7 में से 3 को घटाएंगे तो 10 पे ऋण 4 की घात, 20 पाई 10 पे ऋण 4 की घात। अब ये देखो एक और जीरो है, यहाँ से कम कर सकते हैं, 10 पे ऋण 4 की घात है और ये है एक धनात्मक, तो कम हो जाएगी तो 10 पे ऋण 3 की घात। यहाँ पाई का मान रख दिया 3.14, हल किया तो 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके न्यूमेरिकल्स और जो कुछ 1 नंबर वाले प्रश्न थे वे सॉल्व होते हैं। अब ये तो था आपका आधा पेपर बचा। इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, आपको कैसे इसको हल करना है, किस तरीके से, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। फिर जल्द ही हम आपके लिए इसका दूसरा भाग बनाएंगे, हल करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद। आप देखते रहिए देवेंद्र पटेल सर फिजिक्स और सीखते रहिए।